सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलकर नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब मजे में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक अभिनय के साथ करें? कल्पना कीजिए कि आप 4 साल के हैं। आप अपने माता पिता के साथ बाजार में खरीदारी करने गए हैं। आपके माता पिता घर के कुछ सामान खरीद रहे हैं। उनके पास अब थोड़े ही पैसे बचे हैं। आप अपनी पसंद का एक खिलौना खरीदना चाहते हैं, इसीलिए वे आपके लिए वो खिलौना ले लेते हैं और घर का कुछ सामान छोड़ देते हैं। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आप सबने अच्छा अभिनय किया। आपको क्या लगता है 4 साल के बच्चे का खिलौना खरीदने के लिए माता पिता ने घर का सामान क्यों छोड़ दिया? 4 साल की उम्र में आप अपने माता पिता की समस्याएं नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। इसीलिए वह अपनी जरूरतों को भूलकर छोटे बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं। अब आपके लिए एक और कार्यकलाप है। अब कल्पना कीजिए कि आप 9 साल के हैं। पहले जैसी ही परिस्थिति है। आपने अपने माता पिता से एक खिलौना मांगा, पर उन्होंने कहा हमारे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, हम यह खिलौना कल खरीद लेंगे। और आप उनकी बात मान गए। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। आपके पास खिलौना खरीदने का मौका था, पर आपके माता पिता ने कहा कि कल खरीदेंगे। आप भी उनकी बात मान गए। ऐसा क्यों हुआ? 9 साल की उम्र में भी आप अपने माता पिता की परेशानियों को ठीक से नहीं समझ सकते थे, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। पर आपको इन बातों की थोड़ी बहुत समझ थी, इसीलिए जिद किए बिना आपने तुरंत उनकी बात मान ली। आपके माता पिता ने भी आपसे वादा किया कि वह आपके लिए खिलौना बाद में जरूर खरीदेंगे। अब अगला कार्यकलाप। अब आप 14 साल के हैं। उसी तरह की परिस्थितियां हैं। आप एक खिलौना खरीदना चाहते हैं और आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है उसी से खेलो। जब पहले से ही इतने खिलौने रखे हैं तो पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? क्या आप तीनों अब
इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? की उम्र में आप अपने माता पिता की परेशानियां अच्छी तरह समझने लगे हैं, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने, या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। इसीलिए आपके माता पिता ने आपके लिए वह खिलौना नहीं खरीदा। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके माता पिता अब आपको पहले जितना प्यार नहीं करते। इसका मतलब तो यह है कि आपके माता पिता को अब आप पर पूरा विश्वास है। उन्हें विश्वास है कि आप परिस्थिति को ठीक से समझ जाएंगे और उसके अनुसार काम भी करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को समझने की क्षमता उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए माता पिता उन्हें अलग अलग तरीके से बातें समझाते हैं। जब आप बच्चे थे तब उन्होंने जो भी बातें आपको प्यार से कही, अब वही बातें वह सलाह के तौर पर सख्ती से कहते हैं। उदाहरण के लिए तीरंदाजी सीखने वाले खिलाड़ी को बार बार कहा जाता है कि उसे लक्ष्य पर निशाना लगाना है। इससे खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान निशाने की ओर लगा देता है ताकि उसका तीर सही जगह लगे। उसी तरह हमारे माता पिता यह चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर ध्यान देकर उनकी परिस्थितियों को समझ जाएं। जब हम हताश हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं तब वे हमें हिम्मत बंधाते हैं, हमें यकीन दिलाते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। पर वह भी यह चाहते हैं कि हम दुनियादारी और परिवार की परिस्थितियों को समझ सकें। अब अगले कार्यकलाप का समय है। क्या आपके माता पिता अचानक आपके लिए आपकी पसंद की कोई चीज लाए हैं? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। जब हम पैदा हुए थे तब से हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा है और हमें प्यार किया है। सराहना करके, सख्ती दिखाकर, गुस्सा करके और इस तरह की भावनाओं द्वारा हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा है। उदाहरण के लिए वे हमें डांटते हैं ताकि हम गलत काम ना करें। डांट तो हर उम्र में पड़ती है, पर बच्चों की उम्र और समझदारी के हिसाब से डांटने का तरीका बदलता रहता है। क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहले कौन सा वाहन चलाना सीखा था? हाँ, अपने बचपन में पहियों वाली लकड़ी की गाड़ी यानी वॉकर या फिर 3 पहियों वाली साइकिल चलाई होगी। क्या आप अब भी वही चलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तब आप चलना सीख रहे थे, इसीलिए आपको वॉकर के सहारे की जरूरत थी। फिर जब आप ठीक से चलना सीख गए तब आप पहिए वाले खिलौने की डोरी खींचकर चलाने लगे। थोड़े बड़े होने पर आपने 3 पहियों वाली साइकिल चलाना सीखा। उसके बाद 2 पहियों वाली साइकिल सीखी। अब और बड़े होने पर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह चलाना सीखेंगे, है ना? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे काम में आने वाली चीजें भी बदलने लगती हैं। इसी तरह हमारे माता पिता की बात करने का तरीका भी बदलता रहता है। जब हम छोटे होते हैं तब वे हमारे साथ लाड़ प्यार से बात करते हैं। बड़े होने पर वे हमारे साथ ज्यादा सख्ती से बात करते हैं। शायद इसी सख्ती की वजह से
हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। अपने माता पिता को ठीक से समझने के लिए अब हम कुछ कार्यकलाप करेंगे। अब हम सख्ती के बारे में बात करेंगे। आइए एक अभिनय करते हैं। 2 साल का एक बच्चा पड़ोस के घर से कोई खिलौना लाकर अपने पास रख लेता है। उसकी माँ उसे प्यार से कहती है, किसी को पूछे बिना उसका खिलौना उठाकर नहीं लाते हैं। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो। जाओ सुरेश को खिलौना वापस कर दो और उससे माफी मांगो। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय कर सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। 2 साल के बच्चे को उचित और स्वीकार्य व्यवहार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। इस परिस्थिति में उसे यह भी पता होता है कि अस्वीकार्य व्यवहार के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। उसकी माँ शर्मिंदा है कि उसका बेटा किसी का खिलौना उठा लाया, इसीलिए अपने बच्चे को सही व्यवहार सिखाने के इरादे से उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप पहली कक्षा में पढ़ते हैं। आपकी शिक्षिका ने आपके पापा को बताया कि आपने कक्षा में किसी छात्र को मारा था। आपके पापा आपको समझाते हैं, तुमने माया को क्यों मारा? उसे दर्द हुआ होगा ना? अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। और यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर कोई तुम्हें मारे तो बदले में उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसके बारे में शिक्षिका को बताना चाहिए। क्या आप तीनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। इस परिस्थिति में बच्चे को पता था कि वह क्या कर रहा है, पर उसे इस बात की पूरी समझ नहीं थी कि यह सही है या गलत। उसके पिता इस वजह से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और उनका इरादा था कि उनका बेटा फिर से ऐसा कोई काम ना करे। इसीलिए उन्होंने थोड़ी सख्ती से अपने बेटे को डांटा। उन्होंने अपने बेटे को यह भी समझाया कि अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार कोई करे तो उसे क्या करना चाहिए। जब आप 5 साल के थे तब आपके माता पिता ने भी आपको ऐसे ही समझाया होगा। अब एक और परिस्थिति। आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपने अपनी बहन पर धौंस जमाने की कोशिश की। आपके माता पिता ने बहुत ही सख्ती दिखाते हुए आपसे कहा, उस पर धौंस जमाना बंद करो। आपने पलटकर जवाब दिया और उन्हें यह बताना चाहा कि आपने धौंस क्यों जमाई थी। इस बात से आपके माता पिता और नाराज हो गए और आपको जोर से डांट लगा दी। क्या आप चारों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? इस परिस्थिति में आपने अपनी बहन पर धौंस जमाई और फिर अपने माता पिता के साथ बहस भी की। इस बात से आपके माता पिता परेशान हो गए और उन्होंने यह इरादा कर लिया कि आप यह गलती कभी ना दोहराएं। इसीलिए उन्होंने आपको जोर से डांटा। इस उम्र में आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जब गलती करने के बाद भी आपने माता पिता के साथ बहस की तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने आपको डांटा। क्या आपने
इस बात पर ध्यान दिया? इन तीनों परिस्थितियों में माता पिता का इरादा और उनकी मानसिक स्थिति एक जैसी थी, केवल परिस्थितियां ही अलग अलग थी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि परिस्थितियां, मानसिक स्थिति और इरादा, यह सब बातें बच्चों के व्यवहार की वजह से होती हैं। अगर हम अपने माता पिता और शुभ चिंतकों की सलाह मान लें तो क्या हमें कभी डांट पड़ेगी? शायद कभी भी नहीं। क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब आपके माता पिता ने आपको डांट लगाई हो? अनुभव के बारे में बताते वक्त आपको अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखना है। कृपया जोड़ियां बनाकर बैठ जाइए और एक दूसरे को अपने अनुभव के बारे में बताइए। जब एक व्यक्ति अपने अनुभव बता रहा हो तब दूसरे को ध्यान से सुनना है। अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। अब आप दोनों को अपनी भूमिका बदलनी है। जिसने पहले अपना अनुभव बताया था, अब वह दूसरे व्यक्ति के अनुभव के बारे में सुनेगा। ठीक है? धन्यवाद। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके माता पिता आपकी भलाई के लिए ही डांट लगाते हैं। परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें अपने माता पिता की सख्ती को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम अब आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? बच्चों में अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को समझने की क्षमता उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए माता पिता उन्हें अलग अलग तरीकों से बातें समझाते हैं। परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें अपने माता पिता की सख्ती को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। धन्यवाद। अब तक हमने देखा कि माता पिता सख्ती क्यों दिखाते हैं। अब हम यह जानेंगे कि वे बच्चों के साथ गुस्सा क्यों होते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि सख्ती और गुस्से के बीच क्या अंतर होता है? सख्ती का मतलब है बच्चों को इस तरह की सलाह देना, जैसे कि ऐसा मत करो, इस तरह काम करो, वगैरह वगैरह। जब बच्चे इस सलाह को नहीं मानते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। उदाहरण के लिए, आप अपने भाई को चिढ़ा रहे हैं। वह आपकी माँ को यह बात बता देता है। आपकी माँ आपको ऐसा करने से मना करती है, पर आप उनकी बात सुनते ही नहीं और अपने भाई को चिढ़ाते रहते हैं। माँ फिर से कहती है, मेरी बात सुनो, अपने भाई को मत चिढ़ाओ, पर आप नहीं रुकते। फिर वह गुस्से में कहती है, बंद करो सब, वरना। क्या अब आप समझ गए कि सख्ती और गुस्से के बीच में क्या फर्क होता है? क्या हम अगले कार्यकलाप की ओर बढ़े? आपकी माँ दुकान से कुछ सामान मंगवाना चाहती है। आप अपने छोटे भाई को देखकर कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी, रवि को भेज दीजिए। माँ जवाब देती है, 5 साल का बच्चा दुकान से सामान कैसे लाएगा?
तुम्हें ही जाना पड़ेगा। आप बहाने मारते रहते हैं, पर आपकी माँ बार बार आपसे जाने को कहती रहती है। परेशान होकर आप पास रखा हुआ सामान उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। माँ आपसे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? आप जोर से कहते हैं, क्योंकि मेरा मन हो रहा था। अब आप क्या करोगे? माँ गुस्से में आकर आपको डांटने लगती है। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा अभिनय किया, धन्यवाद। माता पिता तब नाराज होते हैं जब बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे पलटकर जवाब देते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तब हमारे माता पिता को यह चिंता होती है कि हमें उन गलतियों के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए वे हमारी गलतियां बताकर हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। जब हम उनकी बात नहीं मानते तो हमारे प्रति चिंता होने की वजह से वो गुस्से में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी चिंता होने की वजह से वे हम पर गुस्सा करते हैं। माता पिता के गुस्से में बच्चों के लिए परवाह और प्यार होता है, नफरत नहीं। मैं दोहराती हूँ। क्या आप ऐसे अनुभवों के बारे में बता सकते हैं जब आपके माता पिता ने आप पर गुस्सा किया था? आपको यह परिस्थिति माता पिता की मानसिक स्थिति और उनके इरादे को ध्यान में रखते हुए उस अनुभव के बारे में बताना है। कृपया जोड़े बनाकर बैठे। आप में से एक विद्यार्थी उस अनुभव के बारे में बताएगा और दूसरा व्यक्ति ध्यान से सुनेगा। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अब आप अपनी भूमिकाएं बदलेंगे। जिसने पहले अनुभव बताया था अब वह सुनेगा, और जो पहले श्रोता बना था अब वह अनुभव सुनाएगा। ठीक है? धन्यवाद। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके माता पिता का गुस्सा बिना मतलब के नहीं था। हमने देखा कि हमारी उम्र और समझदारी के हिसाब से माता पिता हमसे अलग अलग तरह से बात करते हैं। क्या अब हम यह देखें कि उम्र के अनुसार माता पिता के प्रति हमारा रवैया किस तरह बदलता है? राजू 3 साल का है और वह अपनी ही उम्र की एक लड़की राधिका के साथ गेंद खेल रहा है। वह राधिका की गेंद ले लेता है और वापस नहीं लौटाता। राधिका राजू को धक्का देती है। आपको क्या लगता है राधिका इसके बाद क्या करेगी? 1, उसे अफसोस होगा कि उसने राजू को धक्का क्यों मारा। 2, वह सारी बात अपनी माँ को बताएगी। या 3, वह राजू से कहेगी कि बदले में वह उसे धक्का मार सकता है। क्या 2 विद्यार्थी आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय दिखा सकते हैं? धन्यवाद। राधिका को यह बात अपनी माँ को बतानी चाहिए। छोटी उम्र में बच्चे यह नहीं समझते कि उन्होंने कोई गलती की है। वे सारी बातें
अपने माता पिता को बता देते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते। आपने अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे बचाए हैं, अब आपके पास 1000 रुपए हैं। आप बाजार जाकर सारे पैसे खर्च कर देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा करने पर आपकी माँ आपको डांट लगाएंगी। अब आप क्या करेंगे? 1, आपको पता है कि माँ डांट लगाएगी, फिर भी आप सारी बात अपनी माँ को बता देंगे। 2, आप सोचेंगे कि माँ को यह बात फिर किसी दिन बता देंगे। या 3, आप यह बात माँ को कभी नहीं बताएंगे। आप सब इस बात को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे होंगे, पर हम सब यह बात मानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम अपनी गलतियों के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताते। इस वजह से अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। हम इस दूरी को कैसे कम कर सकते हैं? आइए एक कार्यकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें। क्या आप एक सूची बना सकते हैं कि आप अपने माता पिता के साथ अपना खाली समय कैसे बिता सकते हैं? धन्यवाद। आइए सूची पर एक नजर डालते हैं। उनके साथ बातचीत करना, घर के कामों में उनकी मदद करना, उनके साथ खेलना, उनके अनुभव सुनना, उनकी समस्याओं के बारे में सुनना, अपनी परेशानियां उन्हें बताना। इससे पहले के एक सत्र में हमने सीखा था कि बात करने से, साथ में समय बिताने से, विश्वास करने से, साथ देने से और माफी मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं। उसी तरह माता पिता के साथ बातचीत करने से, उनकी मदद करने से, साथ में खेलने से, उनके साथ परेशानियां बांटने से, मुसीबत के समय उनका साथ देने से और गलती करने पर माफी मांगने से हम उनके और करीब आते हैं। माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। मैं दोहराती हूँ, माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? माता पिता के गुस्से में बच्चों के लिए परवाह और प्यार होता है, नफरत नहीं। माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया, धन्यवाद। Bismillah, saya COVID ke dalam dia. Dia kata,
नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। आइए हम आज के सत्र की शुरुआत किसी परिस्थिति पर आधारित एक प्रश्न से करते हैं। कल्पना कीजिए कि सुमेर नाम का एक देश बवान देश पर हमला कर रहा है। इस पर बवान देश की क्या प्रतिक्रिया होगी? अपनी स्थिति और ताकत के आधार पर बवान देश हमले का सामना करेगा, या पीछे हट जाएगा, या फिर हार मान लेगा। क्या हम इस स्थिति की तुलना दो लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप से करें? हम जिस हमले की बात कर रहे थे वह किसी के द्वारा की गई आलोचना की तरह है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि आलोचना का सामना करते वक्त लोग इसी तरह के रास्ते अपनाते हैं। 1. कुछ लोग खुद को धोखा देकर आलोचना स्वीकार कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। 2. कुछ लोग यह जताते हैं कि उन्होंने हार मान ली है, पर वे खामोशी से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। 3. कुछ लोग पीछे हट जाते हैं ताकि वे बाकी की आलोचना से बच सके। 4. कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि वे पीछे हट रहे हैं, पर वे सामने वाले को फंसाना चाहते हैं। 5. कुछ लोग खुद को बचाने के लिए अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। 6. कुछ लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों पर दोष डाल देते हैं। अब एक कार्यकलाप करेंगे। कल्पना कीजिए कि अरुण के पिताजी, दोस्त, शिक्षक और उसका छोटा भाई उसकी शर्ट की आलोचना कर रहे हैं। अलग अलग मौकों पर वे अरुण से कहते हैं कि तुम्हारी शर्ट अच्छी नहीं है। क्या अरुण उन सब के सामने एक जैसी प्रतिक्रिया करेगा? जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ बातों पर निर्भर करती है। हम यह देखते हैं कि आलोचना करने वाले की उम्र, भाषा, बोलने का तरीका, परिस्थिति, इरादा और उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। आलोचना का सामना करना किसी हमले का सामना करने के बराबर है, पर इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि युद्ध में जीवन और मृत्यु का सवाल होता है, पर आलोचना में ऐसी कोई बात नहीं होती। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम आलोचना के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश खाना बनाने की कोशिश कर रहा था।
उसने आलू का पराठा बनाकर अपने भाई को और एक दोस्त को खिलाया। पराठा थोड़ा कच्चा था। उसके दोस्त जगत ने कहा, स्वाद तो ठीक है, पर इसे थोड़ा और सेक देते तो एकदम सही बनता। उसके भाई परेश ने कहा, इसे आलू का पराठा तो नहीं कह सकते, कोई नया नाम सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि दोनों ही दिनेश की गलतियां बता रहे थे। जगत की टिप्पणी उपयोगी थी और परेश की टिप्पणी विनाशकारी थी। जगत ने पराठे की कमियां बताने से पहले उसके बारे में अच्छी बातें बताई। उसने एक ही बार में पराठे को खराब नहीं बताया, बल्कि उसने पराठे को और अच्छी तरह बनाने का सुझाव दिया। दूसरी तरफ परेश ने बहुत ही रूखे और अशिष्ट तरीके से आलोचना की। आलोचना दो प्रकार की होती है। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी। उपयोगी आलोचना में किसी भी बात के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। सकारात्मक पहलू की सराहना की जाती है और नकारात्मक पहलू को सुधारने का सुझाव दिया जाता है। विनाशकारी आलोचना में केवल कमियों पर ध्यान दिया जाता है। हमें दोनों प्रकार की आलोचना को सुनना चाहिए और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखने पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब एक परिस्थिति पर नजर डालते हैं। गोपाल को स्कूल में दिए गए एक सामूहिक कार्य का नेता बनाया गया। कार्य शुरू करने से पहले गोपाल ने सबको निर्देश दिए थे कि चाट में क्या होना चाहिए। चाट को और रुचिकर बनाने के लिए प्रताप ने उसमें कुछ उचित चीजें डाल दी। गोपाल ने चाट को देखकर आलोचनात्मक तरीके से कहा, क्या तुम सरल निर्देशों का भी पालन नहीं कर सकते? जितना बताया गया हो उतना ही करो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। नई चीजें डालकर तुमने चाट को अव्यवस्थित बना दिया है। हमने देखा कि हावी होने और किसी पर नियंत्रण रखने वाले व्यवहार का यह एक उदाहरण है। प्रताप की आलोचना करके वह उसे काबू में रखना चाहता था और खुद को श्रेष्ठ दिखाना चाहता था। इस तरह की आलोचना को नियंत्रण में रखने वाली आलोचना कहा जा सकता है। इस तरह की आलोचना में धौंस जमाने के संकेत मिलते हैं और यह अत्याचार तक भी पहुंच सकती है। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी। नियंत्रण रखने वाली आलोचना। कभी कभी ऐसी आलोचना किसी नकारात्मक इरादे के बिना भी की जाती है, पर इस तरह की टिप्पणी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने उम्मीद से ज्यादा काम किया हो और उसके लिए आपकी आलोचना हुई हो? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कभी आपके साथ नियंत्रण वाली आलोचना हुई है? अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। प्रकाश के चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने ऐसी घटना के बारे में पढ़कर सुनाया जिसमें किसी छात्र ने अनुचित व्यवहार किया था। उन्होंने जोर से कहा, अरे रे, आजकल के छात्र तो बहुत ही दुष्ट होते हैं, बिल्कुल बिगड़े हुए। प्रकाश भी उनकी बात सुन रहा था और उसे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। यह देखकर चाचा जी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में यह बात नहीं कर रहा था।
उन्होंने किसकी आलोचना की थी? अखबार में जिन छात्रों के बारे में कहा गया था उनकी, या प्रकाश के अलावा दुनिया के सब छात्रों की, या फिर उन छात्रों की जिन्हें वे नहीं जानते? 1. अखबार में जिन छात्रों के बारे में कहा गया था उनकी। 2. प्रकाश के अलावा दुनिया के सब छात्रों की, या 3. उन छात्रों की जिन्हें वे नहीं जानते। वे इनमें से किसी की भी आलोचना नहीं कर रहे थे। उनकी आलोचना तो ऐसे तीर की तरह थी जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो। वे तो बस आम तौर पर यह बात कर रहे थे जो लोग खुद को हमेशा सही साबित करना चाहते हैं, वे इस तरह की बातें बोलते हैं। इस तरह की आलोचना का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। ऐसी आलोचना की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली आलोचना, बिना किसी इरादे के। अब एक और कार्यकलाप करेंगे। इस चित्र को देखिए। अब आपको बिना कुछ सोचे इस चित्र की आलोचना करनी है। आलोचना करने का कोई भी कारण या प्रमाण नहीं देना है। यह भी एक तरह की आलोचना है। इसे हम आदत से मजबूर होकर की गई आलोचना कह सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर बात पर टिप्पणी करते हैं। वे हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। वे जल्दी से यह बता देते हैं कि कौन सी बात सही नहीं है। यह उनका स्वभाव होता है। वे इस आदत से दूर नहीं रह पाते। इस तरह की आलोचना पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली, बिना किसी इरादे के, आदत से मजबूर होकर की गई। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने इस तरह की आलोचना की हो? उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई चित्र या रंगोली बनाई, तब उस व्यक्ति ने आदत से मजबूर होकर किस तरह आलोचना की? संक्षिप्त में कहें तो हमें उपयोगी और विनाशकारी आलोचना को ठंडे दिमाग से सुनना चाहिए और उनमें बताए गए तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें बिना किसी इरादे वाली, नियंत्रण में रखने वाली और आदत से मजबूर होकर की गई आलोचना पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली, बिना किसी इरादे के, आदत से मजबूर होकर की गई। धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। आलोचना करना तो मनुष्य के स्वभाव में है। जैसे गलती इंसानों से ही होती है, वैसे आलोचना करना भी मनुष्य की प्रकृति है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग आलोचना क्यों करते हैं या फिर कौन सी बात उन्हें आलोचना करने के लिए उकसाती है।
अब एक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कमलेश को स्कूल के बागवानी दल का सदस्य बनाया गया था। सारे सदस्य यह चर्चा कर रहे थे कि वे बागवानी कैसे करेंगे और सारी जिम्मेदारियां किस तरह बांटेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, कमलेश एक अच्छा नेता बन पाएगा या नहीं। उसने यह कहा क्योंकि कमलेश ने पहले एक कार्य अच्छी तरह नहीं किया था। कमलेश को इस बात से ठेस पहुंची। इस आलोचना का कारण क्या था? क्या आलोचना करने वालों को कमलेश पर विश्वास नहीं था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश से नाराज था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश को नेता नहीं बनाना चाहता था? किसी व्यक्ति की काबिलियत पर विश्वास ना होना आलोचना का कारण हो सकता है। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी। ऐसी परिस्थितियों में आलोचना की वजह से हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए और ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कमलेश को बुरा मानने की जगह इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसे यह साबित करके दिखाना चाहिए कि वह अच्छी तरह काम कर सकता है। कमलेश को कहना चाहिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। उसे अपनी बात पर अमल भी करना चाहिए। अगर कमलेश को यह मौका ना मिले तो उसे दूसरे मौके का इंतजार करना चाहिए और अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए। उसे मन में कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। क्या विश्वास टूटने की वजह से आपको कभी आलोचना का सामना करना पड़ा है या फिर आपने किसी की आलोचना की है क्योंकि उसने आपका विश्वास तोड़ दिया था? धन्यवाद। क्या हम एक और परिस्थिति पर ध्यान दें? हेमा को चित्रकला करने का बड़ा शौक है। उसने आधुनिक चित्रकला के माध्यम से अंधकार के विषय पर चित्र बनाया। उसके एक वृद्ध रिश्तेदार ने चित्र को देखकर कहा, यह किस तरह का चित्र है? कितना दुख भरा है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा। बस यहाँ वहां कुछ रेखाएं खींची हुई हैं। क्या तुम ऐसा चित्र नहीं बना सकती जो रंगीन हो, जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा हो? यह आलोचना ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से हुई थी। यह तो स्पष्ट है कि वह रिश्तेदार अपने हिसाब से किसी और आधार पर चित्र को आंक रहा था। उसे आधुनिक चित्रकला का पूरा ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसे पता नहीं था कि इस तरह के चित्र की सराहना कैसे करते हैं। हमने इससे क्या सीखा? कई बार आलोचना की शुरुआत ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से होती है। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी। हेमा को इस बात का आभास होना चाहिए और उस रिश्तेदार की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हेमा को उन्हें आधुनिक चित्रकला से परिचित करवाना चाहिए। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आमिर और मंजीत हमेशा कक्षा के प्रथम स्थान को प्राप्त करने की स्पर्धा में होते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा पूरी हुई ही थी और हिंदी की शिक्षिका सबकी उत्तर पुस्तिका बांट रही थी। हमेशा की तरह कक्षा के सामने सबसे अच्छे निबंध पढ़े जाने वाले थे।
ताकि दूसरे छात्रों को इससे फायदा हो सके। जब मंजीत का निबंध पढ़ा जा रहा था तब उसने आमिर को कहते हुए सुना, मेरा निबंध इससे तो अच्छा ही था। आमिर ने मंजीत के निबंध की आलोचना क्यों की? विश्वास की कमी, ज्ञान की कमी या ईर्ष्या की वजह से? 1. विश्वास की कमी। 2. ज्ञान या जानकारी की कमी। 3. ईर्ष्या। आमिर ने ईर्ष्या की वजह से मंजीत की आलोचना की। उसकी बात में पूरी सच्चाई नहीं थी। मुकाबला करने की भावना और खुद में कोई कमी महसूस करने की वजह से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। इस ईर्ष्या की वजह से लोग दूसरों की आलोचना भी करने लगते हैं। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।